नमस्कार, मैं हूं निखिल और आपके लिए समेट कर लाया हूं दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी का संबंध है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी संसार में आए भूचाल से। अडानी समूह कह चुका है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निराधार है, लेकिन बाजार का भरोसा इतनी जल्दी लौटेगा ऐसा लग नहीं रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने अडानी समूह की कंपनियों के बॉन्ड्स के बदले मार्जिन लोन्स देने पर रोक लगा दी है। वैसे हम ये बता दें कि सारे यूरोपियन बैंक्स ने या सारे यूरोपियन लेंडर्स ने ऐसा नहीं किया है। भारत का आम बजट पेश हुआ तो टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के चलते शेयर मार्केट में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन अडानी समूह के शेयर्स को आज भी नुकसान ही पहुंचा। एक बार फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर अडानी टोटल गैस जैसे शेयर्स में लोअर सर्किट लगा, क्योंकि मूल्य एक बार फिर 10% गिर गया। जो आपकी सर्किट लिमिट्स होती हैं उतना अगर आपका गिर जाए तो फिर लोअर सर्किट लग जाता है, ट्रेडिंग बंद हो जाती है। समूह के कम से कम 3 और शेयर्स का यही हाल हुआ। FPO में पैसे जुटाने के ठीक एक दिन बाद अडानी एंटरप्राइजेस भी नुकसान में रही और गिरावट 26.7% तक पहुंच गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अब तक अडानी समूह को मार्केट कैप में करीब 92 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए में आज के भाव के हिसाब से 7,52,549 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तकरीबन 3.25 लाख करोड़ का नुकसान अकेले गौतम अडानी को ही हुआ है और वो एशिया के सबसे अमीर शख्स अब नहीं रहे। अब मुकेश अंबानी उनसे आगे चले गए। अडानी दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में 10 और 11 के पायदान के बीच झूल रहे हैं। हमने 10 और 11 इसलिए कहा क्योंकि ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स जैसी नामी संस्थाओं की मेथोडोलॉजी में थोड़ा फर्क होता है। चलते एक अपडेट और दे देते हैं। लगातार पूछा जा रहा था कि इतने बड़े खुलासे पर भारत सरकार क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। तो इस पर रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अब दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार शेयर बाजार नियामक सेबी से संपर्क में है। सेबी पहले ही अडानी समूह की निगरानी बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। अगली सुर्खी का संबंध साल 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस से है। इस मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक एहतशाम सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लॉ की परीक्षा देने की अनुमति मांगी थी। एग्जाम में शामिल होने के लिए एहतशाम ने अस्थायी जमानत पर रिहा होने की मांग की थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह कहा है कि अगली बार जब परीक्षाएं आयोजित होंगी तो उसमें शामिल होने की छूट दे दी जाएगी याची को, यानी एहतशाम को। एहतशाम सिद्दीकी को कोर्ट ने 2015 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में मौत की सजा सुनाई थी। एहतशाम ने दोषी करार दिए जाने से पहले लॉ के 3 साल के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया था। उसने 3 साल के कोर्स के शुरुआती 2 सेमेस्टर की परीक्षा भी दी थी। बाद में एहतशाम को कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया और उसे मौत की सज़ा हो गई। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच होनी है। आज 1 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस NW सांबरे और जस्टिस RN लड्ढा की पीठ ने कहा कि एहतशाम सिद्दीकी को नागपुर में रखा गया था, जबकि परीक्षा केंद्र था मुंबई में। इतने कम समय में नागपुर से मुंबई तक एस्कॉर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध करना मुश्किल होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल अथॉरिटी से संपर्क किए बिना एहतशाम ने सीधे हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल कर दी। अगली सुर्खी का विषय है केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन। आपको याद होगा बीते दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कप्पन की जमानत के आदेश दिए थे, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अब लखनऊ की एक सत्र अदालत में उनकी रिहाई के आदेशों पर हस्ताक्षर जो होने थे हो गए हैं। आज शाम कप्पन की जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सुर्खियों के शूट होने तक ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कप्पन के वकील ने बताया है कि जमानत सत्यापन में देरी के चलते उनके जेल से बाहर आने में मुश्किल हो रही है। इससे पहले 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर 2020 में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो हाथरस जा रहे थे। हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंग रेप कर हत्या कर दी गई थी। कप्पन पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम IT अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। उस वक्त कप्पन हाथरस में गैंगरेप और मर्डर की घटना को कवर करने जा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन पुलिस का कहना था कि कप्पन कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि अब प्रतिबंधित है, उससे जुड़े हैं और हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश रचने के लिए जा रहे थे। वैसे जब पुलिस ने अरेस्ट किया था तब PFI पर बैन नहीं लगा था। अगली सुर्खी का संबंध है दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव से। जी हां, देश की राजधानी की निगम के लिए चुनाव तो 4 दिसंबर 2022 को ही हो गए थे, लेकिन इस चुनाव के बाद जो माननीय पार्षदगण चुने गए वो अब तक एक अदद मेयर नहीं चुन पाए। इससे पहले 6 और 25 जनवरी को मेयर चुनने की कोशिश हुई, लेकिन माननीयों ने हंगामा ही ऐसा कर दिया कि चुनाव नहीं हो पाया।
अब LG-VK सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का सुझाव मानते हुए एक बार फिर मेयर चुनाव के लिए MCD का सत्र बुलाने को मंजूरी दी है। तारीख है 6 फरवरी 2023। वैसे MCD चाहती थी कि चुनाव 10 फरवरी के रोज हो। आप पूछ सकते हैं कि माननीय मेयर चुनाव के वक्त झगड़ क्यों रहे थे। तो कहानी यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विवेक सक्सेना ने MCD में 10 सदस्य मनोनीत कर दिए। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन सदस्यों को मेयर चुनाव में वोटिंग का हक नहीं, और भाजपा चाहती है कि ऐसी कोई बात न हो। 250 सीटों के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी 132 सीटें, यानी कि 132 पार्षद उसके जीते, और भाजपा जीती थी 104। इनसे इतर 14 विधायक और 10 सांसद भी मेयर चुनाव में वोट डालते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय और आशु ठाकुर का नाम दिया है, वहीं भाजपा ने रेखा गुप्ता का नाम दिया है। डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने आलिम मोहम्मद इकबाल और जलज कुमार का नाम दिया है, और भाजपा ने कमल बागरी का। आखिरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से। यहाँ के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में आज यानी कि 1 फरवरी को एवलांच यानी हिमस्खलन हुआ। अचानक हुए हिमस्खलन ने संभलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से एक स्की रिजॉर्ट चपेट में आ गया। हिमस्खलन में पोलैंड के 2 टूरिस्ट्स की मौत की खबर है, जबकि 19 विदेशी नागरिकों के 2 गाइड्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमस्खलन दोपहर के 12:30 बजे गुलमर्ग के अफरबत नाम के इलाके में आया। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पड़ता है। SSP बारामूला आमोद नागपुरी ने ललन टॉप से बातचीत में बताया कि हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू की तीनों टीमों को लगाया गया। सुबह होने पर दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मौके पर कोई और व्यक्ति दबा न हो। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।